हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं चंदन केसरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्लोब। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ग्लोब के बारे में सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये ग्लोब का पिक्चर दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये ग्लोब होता क्या है? तो ग्लोब पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है जिसका प्रयोग हम लोग पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए करते हैं, यानी कि वी यूज द ग्लोब फॉर स्टडी द अर्थ। तो फ्रेंड्स, आपका सवाल होगा कि ग्लोब को सबसे पहले बनाया किसने था? तो ग्लोब को सबसे पहले मार्टिन बैहम ने बनाया था, जो जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। और फ्रेंड्स, ग्लोब के इस वाले पार्ट को हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, यानी उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को हम लोग साउथ पोल बोलते हैं, यानी कि दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें दो तरीके से लाइन खींची गई है। तो फ्रेंड्स, हम ग्लोब में दो तरीके से लाइन खींच सकते हैं। पहला अक्षांश रेखा यानी लेटीट्यूड, और दूसरा देशांतर रेखा यानी लॉन्गिट्यूड। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पश्चिम से लेकर पूर्व तक की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं को हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, यानी लेटीट्यूड बोलते हैं। और नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं बोलते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो फ्रेंड्स, ग्लोब के बीचों बीच जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं खींची जाती है उसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, या फिर हिंदी में भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। फ्रेंड्स, अब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के नॉर्थ का जो एरिया होता है उसको हम लोग नॉर्थन हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ तक के एरिया को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब फ्रेंड्स, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच हम लोग 90 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं, यानी कि 90 लेटीट्यूड खींच सकते हैं। और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ तक भी हम लोग 90 अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? तो कुल मिला के 90 इसके बीच हो गई और 90 इसके बीच हो गई, तो 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में। और जो 0 डिग्री ये लाइन होती है ये भी एक प्रकार की अक्षांश रेखाएं ही होती है, तो इसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो कुल मिला के हो गया 181 हो गया। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लोब में टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती हैं तो आप क्या बताएंगे? 181 अक्षांश रेखाएं। बहुत लड़के गलती कर देते हैं कि 180 मार के चले आते हैं। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं है वो भी एक प्रकार का अक्षांश रेखाएं ही है। आगे आते हैं फ्रेंड्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। 23 डिग्री नॉर्थ का जो रेखा होती है उसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और 23 डिग्री साउथ के रेखा को हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, यानी इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। आगे है 66 डिग्री नॉर्थ का जो रेखा होता है उसको हम लोग आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, यानी कि इंग्लिश में आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और 66 डिग्री साउथ की रेखा को हम लोग अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं, यानी कि अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग हम लोग मौसम और जलवायु का पता लगाने के लिए करते हैं, यानी जो हमारी पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से जो सन रे है यानी कि प्रकाश की जो किरण है वो बराबर हर जगह पे नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए कहीं दिन बड़ा होता है तो कहीं दिन छोटा होता है। जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है वो 21 जून को होता है, यानी कि नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कर्क रेखा पर हमारी जो सूर्य की किरण होती है वो सीधी पड़ती है, इसीलिए गर्मी अधिक लगती है और दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 23 डिग्री साउथ यानी कि मकर रेखा पर जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सीधा पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ पे गर्मी अधिक लगती है और दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और फ्रेंड्स, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पर दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ये होता है 23 सितंबर को और 21 मार्च को। इस दो दिन और रात दोनों बराबर होते हैं 12-12 घंटे के। और फ्रेंड्स, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो सेम होती है, चाहे आप यहाँ ले लीजिए, चाहे आप यहाँ ले लीजिए, चाहे आप यहाँ ले लीजिए, आप कहीं भी लेंगे तो दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होगी वो सेम होगी। तो फ्रेंड्स, सेम तो होती है लेकिन कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है।
तो फ्रेंड्स ये था हमारा अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। तो फ्रेंड्स आइए एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। तो फ्रेंड्स ग्लोब में कितने अक्षांश रेखाएं खींच सकते हैं हम लोग? तो 181 खींच सकते हैं, यानी कि 181 खींच सकते हैं, यानी 90 नॉर्थ में और 90 साउथ में, और 0 डिग्री पर जो एक रेखा होती है जिसे हम लोग इक्वेटर बोलते हैं उसको भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर कितने अक्षांश रेखाएं हो गई? यानी 181 अक्षांश रेखाएं हो गई। और फ्रेंड्स 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक का जो एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, यानी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ तक का जो एरिया होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो साउथर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। और फ्रेंड्स दो अक्षांश रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है वो सेम होती है। तो कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। तो फ्रेंड्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो याद रखिएगा 21 जून को होता है। और साउथर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन कौन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। और दिन और रात बराबर कब होते हैं? तो विषुवत रेखा पर होते हैं, यानी कि इक्वेटर पर होते हैं। तो 2 दिन ऐसा होता है कि जहां पे दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर, इन दोनों दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर सूर्य का प्रकाश बराबर पड़ता है। और फ्रेंड्स 23 1/2 डिग्री नॉर्थ का जो रेखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, यानी कि कर्क रेखा बोलते हैं। और 23 1/2 डिग्री साउथ का जो रेखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, यानी कि मकर रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री का जो रेखा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इक्वेटर बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा रेखा है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देता है? तो ध्यान रखिएगा वो इक्वेटर ही है, यानी विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा ही है। तो फ्रेंड्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो तीनों रेखा यानी मकर रेखा और विषुवत रेखा और कर्क रेखा, इन तीनों से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं? तो याद रखिएगा वो अफ्रीका महाद्वीप है। यानी अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर के ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं, यानी मकर रेखा और विषुवत रेखा और कर्क रेखा। ये बहुत बार एग्जामों में आ चुका है फ्रेंड्स। बाकी सब रेखा भी कहीं ना कहीं से होकर गुजरती है, लेकिन तीनों एक साथ होकर के अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती हैं। बाकी कहीं ना कहीं एक गुजरेगी तो कहीं 2 गुजरेगी, तीनों एक साथ कभी नहीं गुजरती हैं। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अक्षांश रेखाओं के बारे में कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फ्रेंड्स इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ देशांतर रेखाओं के बारे में। फ्रेंड्स आइए हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने पहले ही बताया था आपको कि नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं बोलते हैं, यानी लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच एक सीधी रेखा होती है, उसे हम लोग ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। ये ग्रीनविच शहर यानी कि इंग्लैंड से होकर के गुजरती है। ग्रीनविच रेखा से 180 देशांतर रेखाएं वेस्ट में यानी पश्चिम में खींच सकते हैं, और ग्रीनविच रेखा से 180 देशांतर रेखाएं पूर्व में खींच सकते हैं, यानी कि ईस्ट में खींच सकते हैं। तो टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हो गई? तो टोटल हो गई आपकी 180 वेस्ट में और 180 ईस्ट में। टोटल कितनी हो गई? तो 360 लॉन्गिट्यूड हो गई, यानी 360 लॉन्गिट्यूड हो गई। अगर आपसे कोई पूछता है कि ग्लोब में कुल कितनी देशांतर रेखाएं होती हैं, तो आप 360 ही बताइएगा। अब देखिए ध्रुव से लेकर इक्वेटर तक आने पर जो देशांतर रेखाओं की जो दूरी होती है वो बढ़ती है, और इक्वेटर से ध्रुव की ओर जाने पर जो अक्षांश रेखाओं की दूरी होती है वो घटती है। तो इनमें सबसे कम दूरी ध्रुव पर होती है, यानी 0 किलोमीटर, और सबसे अधिक दूरी इक्वेटर पर होती है, यानी 111.3 किलोमीटर होती है। आप कहीं भी ले लीजिए, आप यहाँ लेंगे तो उतना ही आएगा, 11.3 किलोमीटर ही आएगा। चाहे आप कहीं भी ले लीजिए तो 11.3 किलोमीटर ही आएगा। अक्षांश रेखाओं में क्या था कि 111 किलोमीटर ही था, इसमें क्या है कि 111.3 किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स देशांतर रेखाओं का प्रयोग हम लोग समय और तिथि निकालने के लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग को ग्रीनविच रेखा का मान पता है तो हम लोग किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि 1 डिग्री के अंतराल पे देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, यानी कि हम लोग अगर वेस्ट की ओर बढ़ते हैं तो 1 डिग्री के अंतराल पे 4 मिनट आपका घटेगा, और अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो 1 डिग्री के अंतराल पे 4 मिनट बढ़ेगा। यानी कि अगर 0 डिग्री यानी कि ग्रीनविच रेखा का जो मान है अगर हम लोग को दिया है तो हम लोग किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर ग्रीनविच रेखा का मान अगर दिया है तो हम किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। तो आइए एक तो क्वेश्चन लेते हैं। तो जो हमारा इंडिया है यानी कि जो भारत देश है वो ग्रीनविच रेखा से 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो आइए हम लोग इसको निकालते हैं। तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है, 82.5 डिग्री हम लोग लिख दिए। इसको हम लोग अच्छे तरीके से चेंज करते हैं। तो 2 2 4 1 5 हो जाएगा और 2 8 16 यानी 165/2 आ गया। अब इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो इसको डिग्री का मान निकलेगा। 4 से मल्टीप्लाई इसीलिए किए क्योंकि ये 82.5 डिग्री हमारा जो इंडिया है वो ईस्ट में है। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसका मान निकलेगा। तो इसको हम लोग 2 2 4 हो गया हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा, 330 मिनट आ जाएगा। अब इसको हम लोग घंटा में चेंज करते हैं। तो घंटा में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 60 से डिवाइड करेंगे तो हावर बन जाएगा। 0 0 कट गया, 6 5 30 हो गया आपका, यहाँ पे 3 बचा तो 5 3/6 हो गया। इसको हम लोग और कट कर सकते हैं। 3 1 3 3 2 6 हो गया, यानी कि 5 1/2 हावर हो गया। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं तो 530 हावर लिख सकते हैं, यानी कि 5.5 घंटा आगे है हमारा। यानी कि ग्रीनविच रेखा से जो हमारा इंडिया का टाइम है वो 5.5 घंटा आगे है। तो अगर हमारे ग्रीनविच रेखा पर अगर 12 बज रहा है तो हमारे इंडिया में कितना बज रहा होगा तो 12 में जोड़ दीजिए 5.5 तो कितना हो जाएगा 5.5 ही बजेगा। अगर ग्रीनविच रेखा पर 12 बज रहा है तो हमारे इंडिया में 5.5 बज रहा होगा। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि अगर ग्रीनविच रेखा का हमको समय पता है तो हम लोग किसी भी देश का समय निकाल सकते हैं। यानी ईस्ट में जाएंगे तो 4 मिनट 1 डिग्री के अंतराल पे बढ़ेगा, अगर वेस्ट में जाएंगे तो 1 डिग्री के अंतराल पे 4 मिनट घटेगा। तो जो हमारा इंडिया था वो 82.5 डिग्री ईस्ट में था। तो यानी कि 82.5 डिग्री में 4 का मल्टीप्लाई कर दिया तब जाके हमारा 330 मिनट आ गया। अब 330 मिनट को हम लोग हावर में चेंज किए तो हावर में चेंज कर दिए तो 5.5 घंटा आ गया। यानी कि जो हमारा इंडिया है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है, क्योंकि इंडिया जो है वो ईस्ट में है। तो ईस्ट में जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा और वेस्ट में जाएंगे 4 मिनट घटेगा। तो अगर ग्रीनविच रेखा पे 12 बज रहा है तो इंडिया में 5.5 बज रहा होगा। फ्रेंड्स, ये था ग्लोब का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, मैंने जितना बताया बस आप उतना ही तैयारी कीजिए, इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।